10th क्लास का 10वां चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, किस तरह से प्रवाहित होती है। इसको पढ़ने से पहले एक दो छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनसे आपको इसको समझने में आसानी होगी, वो मैं बताता हूँ। जैसे अपन ने पानी की 2 टंकियाँ ली और इन 2 टंकियों में एक में पानी ऊपर तक भर दिया और एक में पानी काफी कम है। इनको पेंदे से अगर किसी पाइप की सहायता से जोड़ा जाए, थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे कि ये जो पहली टंकी थी जिसमें पानी ऊपर तक था, जिसका उच्च तल था, और इसमें जो पानी का तल है वो निम्न तल है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जितना पानी का तल ऊपर होगा उतना ही दाब भी अधिक होगा। यानी ये उच्च दाब वाली टंकी है और ये निम्न दाब वाली टंकी है। इसमें पानी का दाब या प्रेशर कम होगा। थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे कि इस टंकी में से पानी निकलेगा और इस टंकी में भरना स्टार्ट हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें से कम होते होते इस स्थिति तक आ जाएगा जो मैं बना रहा हूँ, और इसमें इस लेवल तक। दोनों लेवल को आप देखोगे तो ये एकदम बराबर है। यानी ये बात स्पष्ट होती है कि पानी अपने उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, या कहें कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। इसी प्रकार जब आप देखते हो आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो उन स्थितियों में एक जगह गर्मी पड़ती है, वहां की वायु हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, तो दूसरे स्थान पर जहां ठंड है, अपेक्षाकृत टेम्परेचर कम है, वहां उच्च वायु दाब होने की वजह से निम्न वायु दाब, जहां पर वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई, वहां पर वो वायु चलकर आती है। तेज गति से ये काम होता है तो अपन उसे आंधी या तूफान कह देते हैं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, वायु का प्रवाह भी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है। इसी प्रकार आप एक कप चाय का लें जो कि बिल्कुल गर्म है, और वैसा ही एक कप आप दूध का लें जो कि कैसा है, ठंडा कह सकते हैं जिसको। इन दोनों को आप मिलाएं, ये बिल्कुल दोनों एक ही तल तक भरे हुए हैं, चाय और दूध दोनों एक ही तल तक भरे हुए हैं। आप इनको मिक्स करो तो इनका मिक्सचर प्राप्त होगा, और वो मिक्सचर जो होगा, एक बड़े पात्र में आप इसको ले लें, और वो मिक्सचर होगा तो उसका जो तापमान है वो चाय की तुलना में कम होगा और दूध की तुलना में उसका ताप अधिक होगा। चाय जो अपन ने ली थी वो उच्च ताप वाली वस्तु थी और ये निम्न ताप वाली वस्तु है। यहां देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का प्रवाह, ताप है वो किसका परिणाम होता है, वो ऊष्मा का परिणाम होता है। उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो 3 चीजें अपने सामने आई। एक यहां अपन ने जल लिया था, उसके बाद अपन ने बात की वायु की, और तीसरी अपन बात कर रहे हैं ऊष्मा की। तीनों स्थितियों में ये बात स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, या कहें कि उच्च तल से निम्न तल की ओर, वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यानी दाब में अंतर होना और ताप में अंतर होना आवश्यक है ऊष्मा के प्रवाह के लिए, जल के प्रवाह के लिए। ठीक उसी प्रकार, ये बात मैंने इसलिए समझाई है कि ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसके लिए भी एक शर्त होती है जिसको बोला जाता है विभवांतर, यानी विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब दाबांतर मतलब दाब में अंतर, तापांतर मतलब ताप में अंतर, और विभवांतर मतलब विभव में अंतर। अब मैं इस बात को इस तरह से समझाऊंगा कि 2 बिंदु आप लें, एक बिंदु A और एक बिंदु B है। उन दोनों को आप एक प्रतिरोध या किसी चालक तार से जोड़ दें, और एक बिंदु पे विभव है 10 वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और दूसरे बिंदु पे विभव है 5 वोल्ट। अब दोनों बिंदुओं पे विभव में आप अंतर देखें तो एक पे 10 है, एक पे 5 वोल्ट है, दोनों में अंतर आपको मिलेगा 5 वोल्ट। यानी ऐसी स्थिति में जो शर्त अपन ने बताई थी कि विभवांतर होना चाहिए, तो वो विभवांतर यहाँ पर मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपसे पूछें कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा की ओर होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्योंकि विभवांतर है,
लेकिन किस दिशा में होगा इसके लिए भी ये चीज अपने को आनी जरूरी है। और इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ए बिंदु से विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह ए बिंदु से बी बिंदु की ओर होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो जहां पर अपन ने 10 लिखा है वो 5 की तुलना में ज्यादा है, या अपन कह सकते हैं कि ये उच्च विभव का बिंदु है और ये है निम्न विभव का बिंदु। ठीक उसी प्रकार ताप की तरह, उष्मा की तरह, वायु की तरह इसका प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है और उच्च विभव वाला बिंदु है ए, तो ए से बी की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि उच्च विभव वाले बिंदु को अपन हमेशा प्लस से लिखेंगे और इस बिंदु को हमेशा अपन माइनस से लिखेंगे। यहाँ एक बात और पूछी जाती है परीक्षा में कि एक बिंदु उच्च विभव वाला है 10 वोल्ट उसका विभव है, एक बिंदु 5 वोल्ट है उसका विभव, इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगी? तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा सदैव विद्युत धारा की विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन माइनस वाले बिंदु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होगी बी बिंदु से ए बिंदु की ओर। यह हमेशा ध्यान रखने की बात है, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। या कहें कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, या कहें कि विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर। ये इतना ध्यान आपको रखना है। ये पहला छोटा सा इक्वेशन यहां कवर होता है। अब जब अपन ने बात करी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्लस और माइनस, ये दो बिंदु हैं उच्च विभव और निम्न विभव के बीच अपन ने कोई प्रतिरोध तार लगाया, ये तो वास्तव में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आवेशों का प्रवाह है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस माइनस से प्लस की ओर जाते हैं और उसके विपरीत विद्युत धारा बहती है प्लस से माइनस की ओर। तो अपन कह सकते हैं विद्युत धारा को लिखा जाए आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों को आप जानते हैं, आवेशों को लिखा जाता है Q से, और किसी भी कोई भी सूत्र हो या कोई भी चीज हो उसमें समय का अगर भाग दे दिया जाए तो वो उसकी दर हो जाती है। ये है आवेश और ये समय का भाग देते हैं उसकी होगी दर, और ये किसके बराबर हो जाएगी? I के बराबर। I को कहा जाता है विद्युत धारा और ये है आवेश और ये है समय। आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। और इसका मात्रक अगर अपन ज्ञात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, और कूलाम बटा सेकंड का ही दूसरा नाम होता है एम्पियर। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने के सम्मान में इसका नाम कूलाम बटा सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। परीक्षा में अगर विद्युत धारा का मात्रक 1 नंबर का प्रश्न पूछे विद्युत धारा का मात्रक क्या है तो आप एम्पियर लिख सकते हो, या 4 ऑप्शन दे दे, या कूलाम बटा सेकंड, या और 2-3 तरह के ऑप्शन दे दे तो कूलाम बटा सेकंड का अर्थ भी एम्पियर ही होता है। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आता है 1 एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा आपको पता है, अगर मैं यहां इसकी जगह 1 कर दूं और नीचे इसकी जगह 1 कर दूं, यानी आवेश ले लिया 1 कूलाम और समय भी ले लिया एकांक यानी 1 सेकंड, तो कूलाम बटा सेकंड का अर्थ होता है एम्पियर और 1/1 का मतलब होता है 1, यानी 1 कूलाम आवेश हो और 1 सेकंड समय हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। लेकिन अब अपन इसको कहेंगे किस तरह से?
ये ध्यान रखना है। इसकी एक परिभाषा बनाएं, उससे पहले विद्युत धारा की एक परिभाषा आपने को और ध्यान करनी है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, अगर ये अपने पास एक परिपथ है, एक परिपथ या चालकधारा, उसमें किसी बिंदु को अपन ने ले लिया और उस बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले या उस बिंदु से किसी निश्चित समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक परिभाषा और है अपने पास, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत धारा I अपन ज्ञात करेंगे। तो I बराबर होता है Q बटा T और Q होता है N गुणा E। E का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.67 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर। ये इतना ऋण आवेश होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगर इस बिंदु से हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन गुजरे एक निश्चित समय में, अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ये जो आवेश है इसको अपने को 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 100 गुजरते हैं तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कोई निश्चित संख्या अपने पास जो भी होगी उससे गुणा कर देंगे। फिलहाल उसके लिए अपने लिख दिया n और इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए लिख दिया e। तो Q बराबर हो गया ne, Q बराबर हो गया ne, I बराबर हो गया ne बटा t। ये एक सूत्र अपने पास और है। पहला सूत्र था I बराबर Q बटा t और दूसरा सूत्र है I बराबर ne बटा t। Q का मान ही ne होता है, n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और e का मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, अब अपने को यहाँ याद करना है कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, उन पर कुल कितना आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो निश्चित आपको याद रखना है, 1.67 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरे उन सब का कैलकुलेशन आप उनकी संख्या से गुणा करके कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन 1 एम्पीयर की परिभाषा, यहाँ चल रहे थे। 1 एम्पीयर की परिभाषा अपने को ज्ञात करनी है। तो 1 कूलाम और 1 सेकंड अपन ने ले लिया। यहां से उल्टा अपन चलेंगे, यहां नीचे से चलेंगे। परिभाषा को याद करें। परिभाषा थी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश को ही अपन उस बिंदु पर विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां अपने को याद करो या अपने को ये देखना है कि यहां अपने को 1 सेकंड समय मिला है। तो 1 सेकंड को अपन बोलेंगे एकांक समय। क्या बोलेंगे? एकांक समय। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। तो उस बिंदु पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। उस बिंदु पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। यानी जब भी अपन 1 एम्पीयर, 1 वोल्ट, 1 ओम ये परिभाषाएं जब भी अपन लिखेंगे तो पहले उससे संबंधित जो परिभाषा है उसको ध्यान करेंगे और फिर यहां जो परिभाषा चलेगी उसको हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहां से परिभाषा अपनी जो मूल परिभाषा थी वो ये थी कि कोई परिपथ ले रहे हैं, उसमें किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश को अपने को देखना है। तो यहां भी अपन ये करेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु से यदि एकांक समय में या 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उस बिंदु पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये जैसे 1 एम्पीयर की परिभाषा हुई। उसके बाद में विद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर। ऐसे इसके 2
मात्रक छोटे, ये बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक और हैं, एक है माइक्रो एम्पियर और एक है मिली एम्पियर। एक है एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब है 10 की पावर -3 एम्पियर और माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 एम्पियर। 1/10 की पावर 3, ये कह सकते हैं इसको 1/10 की पावर 3, या 1 में 1000 का भाग दिया जाए और इसमें 1 बटा और 1 लगा के उसके आगे 6 बिंदु हो तो वो बन जाएगा एक माइक्रो एम्पियर। ये बहुत छोटा मात्रक है, ये उससे बड़ा मात्रक है, और ये एम्पियर जो मात्रक है वो अपन बार बार काम में लेंगे वो होगा। उसके बाद में है एक क्वेश्चन है अपने पास, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने पास एक तो दे रखा है आवेश और एक पूछा है अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ये चीज अपने पास हो तो इनमें से यानी Q बराबर N गुणा E, ये सूत्र अपने पास है। तो इसमें अपने पास एक चीज Q का मान अपने को दे दिया है 1 कूलाम, ये अगले ने प्रश्न में दिया है 1 कूलाम आवेश। दूसरी चीज अपने को इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान अपने को अभी भी बताया था मैंने 1.67 नहीं लिखे तो 1.6 भी लिख सकते हैं, बुक्स में इतना भी दिया हुआ है, इतने से भी काम चल सकता है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम ये दिया हुआ है। और तीसरी चीज है n जो कि अपने को ज्ञात करनी है। तो किसी भी सूत्र में जब तीन चीजें हों, दो चीजें अपने पास मिले तो तीसरी चीज आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर N गुणा E से, ये जो सूत्र है इसमें मान रखने पर आप मान रखोगे तो Q का मान आपने रख दिया 1 और N आपने इधर छोड़ दिया, या गुणा E का है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब N को इधर छोड़ दें और इसको इधर पक्षांतरण करके 1 के बट्टे में ले आए, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, N बराबर 1/1.6 और 10 की पावर -19 जो है ये इसको अदला बदली कर दिया, N इस साइड ले ये इस साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर -19 जो है वो ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 की पावर 19। अब ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 10 और इस 10 को अपन अगर ऊपर लिख दें तो ये गुणा हो गया 10, यानी नीचे हो गया 16 और ऊपर हो गया 10। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10, तो इसको लिख सकते हैं 10, एक पावर यहां से कम कर दी तो ये हो गया 100 और ये हो गई 10 की पावर 18 और बट्टे में हो गया 100। अब ये सीधा हो गया 100 इसलिए बनाया ताकि आप आसानी से भाग दे सको। ये 100 को किस तरह से बनाया, यहां से पॉइंट हटा और पॉइंट की जगह 10 आया, 10 को अपन ऊपर ले गए, ये ऊपर ले गए तो 10 से कम 10 यानी 10 तो यहाँ मिल गया अपने को। अब यहाँ पावर 19 थी, इसको 19 को कम किया तो पावर आ गई 18 और एक जीरो है वो इधर जोड़ दिया अपन ने, तो ये हो गया 16। अब इसमें भाग दिया तो 100 में आप 16 का भाग दें, 16 चिकानी 96 और ये बच गया 4, तारा बिंदु 0 लगाया, 16 दूनी 32, ये बच गए 8 और फिर एक बिंदु और उतार सकते हो 16 पंजो 80, यानी इसका आया 6.25 गुणा 10 की पावर 18
और 10 की पावर 18 लिखा है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये है एक संख्या। आपने को पूछी थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, ये केवल एक संख्या है। जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये संख्या होती है, ये एक संख्या है 6.25 गुना 10 की पावर 18, ये एक संख्या दे रखी है अपने को इलेक्ट्रॉनों की। ये इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब आता है तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी स्पेशल घर से याद करके नहीं जाना है। 1.6 ये आपको हमेशा याद रखना है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। दूसरी 1 कूलम आपको दे रखा है प्रश्न में, हमेशा आपको देखना है कि क्या दे रखा है। दूसरी चीज आपको दे रखी है, तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो आपके सूत्र में आप रखते ही आपको पता लग जाएगा कि n अपने को ज्ञात करना है। पक्षांतरण करते ही n आपने इस साइड ले लिया, बाकी सब चीजें इधर करके ये मान आ गया। और लास्ट में विशेष ध्यान रखें कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। धन्यवाद।